Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about a speech of Chief of Defence Staff General Bipin Rawat titled Assam at Crossroads. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब अभी 2 दिनों पहले गुवाहाटी में थे. इनसे रिलेटेड आपको याद होगा इस बार के APSC प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा गया था. सीधा सीधा सवाल था कि कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. इनफैक्ट ही इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंटेड इन 2019. तो ये गुवाहाटी में ही वॉज प्रेजेंट एट इन गुवाहाटी और वहाँ पे उन्होंने एक स्पीच दिया और इंटरनेशनल इशूज़. जिस स्पीच का टाइटल था आसाम एट क्रॉस रोड्स, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स इन द नेबरहुड इम्पैक्टिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अगर स्पीच के की पॉइंट्स देखे जाए तो वैसे ही डिड नॉट डाइवल्ज एनीथिंग न्यू, क्योंकि पब्लिक डोमेन में इस तरह की सेंसिटिव बातें ऑफ कोर्स नहीं देनी चाहिए. बट ही टॉक्ड जनरल आइडिया दैट वी ऑलरेडी नो. बट एक बार देखते हैं और उन जनरल आइडिया से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं. देखिए, ही सेड चाइना हैज़ एम्बिशंस ऑफ बिकमिंग ग्लोबल सुपर पावर. वी ऑल नो दैट इट इज़ मेकिंग डीप इनरोड्स इन साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन. ये भी हम जानते हैं कि साउथ एशिया के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहा है, इंडियन ओशन में वो प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहा है, जिसको हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स कहते हैं. और इस तरीके से वो अपना फुट होल्ड इंडिया के आसपास के नेबर कंट्रीज़ पे जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, इनके ऊपर बढ़ा रहा है, जिस कारण से इंडिया के ऊपर ओवरऑल एक तरह की सिक्योरिटी डायलेमा डेवलप हो रही है, एक तरह के थ्रेट डेवलप हो रहे हैं. सो ही डिड नॉट टेक ए नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बट ऑफ कोर्स ही वाज रेफरिंग टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स ऑफ चाइना. तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना वैसे मैं पहले भी कई दफ़ा करा चुका हूँ, बट एक बार रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पूरा बैकग्राउंड देखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव. तो देखिए, एकदम पूरे हिस्ट्री से देखते हैं. बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी चाइना इमर्ज एज ए मेजर कॉम्पिटिटर ऑफ US. ये जो सेंचुरी जिसमें हम जी रहे हैं, ये सेंचुरी के बिगिनिंग से ही US की जो हेजेमनी है पूरे दुनिया भर के अक्रॉस, उसको चैलेंज करने वाला एक दूसरा कंट्री इमर्ज हुआ, वो है चाइना. अदरवाइज आफ्टर कोल्ड वॉर दैट एंडेड फॉर्मली विथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR in 1991, US इमर्ज एज ए सोल सुपर पावर एंड द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर. दुनिया भर में एक ही बॉस था, एक ही हेजेमन था, और वो था US. लेकिन बाय बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी चाइना कुछ हद तक US की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने लगा. लेकिन चाइना की सबसे बड़ी वीकनेस थी, जिसको चाइना खुद कहता था मलक्कन डायलेमा. और जब तक इस तरह का वीकनेस चाइना का रहता, तब तक चाइना कभी भी US को एज ए सुपर पावर चैलेंज नहीं कर सकता था. तो चाइना की जो वीकनेस है मलक्कन डायलेमा, उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. 2003 में उस टाइम के जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे हू जिनताओ, उन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया, उन्होंने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया कि चाइना वैसे तो सुपर पावर बन सकता है, बट इट नीड टू एड्रेस इट्स वन इशू, वन डायलेमा, वन थ्रेड, जिसका नाम उन्होंने दिया मलक्कन डायलेमा. तो क्या है देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का. एक तरफ इंडोनेशिया और दूसरी तरफ सिंगापुर, मलेशिया के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का. और चाइना इंडिया की तरह ही एक एनर्जी डेफिसिट कंट्री है. बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे इंडिया हो या चाइना हो, बिकॉज वी आर वन ऑफ द मोस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़, लार्ज इकोनॉमीज़ की अगर बात की जाए तो. लेकिन हमारी जो ज़्यादातर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से मीट होती है. तो इस केस में इंडिया और चाइना की हालात जो है, कंडीशंस हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं. सो चाइनाज 80% ऑफ द एनर्जी नीड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम मिडिल ईस्ट. इंडिया भी बहुत सारा मिडिल ईस्ट से एनर्जी इंपोर्ट अपना मीट करता है. और जो भी चाइना के इंपोर्ट्स हैं एनर्जी नीड्स मिडिल ईस्ट से जो आते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए गुजरते थे और चाइना के को जाते थे. क्योंकि चाइना की जो भी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो सब चाइना के ईस्टर्न रीजन पे हैं, जो ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी को फेसिंग सिटीज़ है. क्योंकि जो सेंट्रल चाइना है वो पूरी तरह से डेजर्ट है.
तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज सेटल्ड ऑन द ईस्टर्न रीजन। इस कारण से चाइना जो कि एक एनर्जी डेफिसिट कंट्री है, उसके जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए गुजरते थे। अब एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का उस चाइना का वीक पॉइंट बन चुका था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का को अगर किसी कारण से भी चोक कर दिया गया, बंद कर दिया गया फॉर मूवमेंट ऑफ और ट्रांजिट ऑफ चाइनीज़ कार्गो शिप, तो चाइना की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट रुक सकती थी। एंड इफ़ चाइनाज एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ कट डाउन, एंटायर चाइनीज़ इकोनॉमी माइट क्रम्बल, because without energy no economy can move forward, without energy no power means no industry. So that way this was one of the biggest threat for China कि any country, for example यहाँ पे जो सिंगापुर है या आगे फिर इंडियन ओशन में इंडिया का डोमिनेंस तो है ही है, these countries, और सिंगापुर जो है वो US ally है, तो these countries together could curtail accessibility of China, खासकर द फ्लो ऑफ चाइना, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ चाइना थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का, एंड दैट कुड ब्रिंग एनर्जी क्राइसिस इन चाइना विच वॉज आइडेंटिफाइड एज मलक्कन डायलेमा बाय चाइनीज प्रेसिडेंट हू जिनताओ। इंडिया ने यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर फर्स्ट ट्राई सर्विस कमांड बनाया। फर्स्ट ट्राई सर्विस कमांड मतलब जहाँ पे हमारी एयर फोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी तीनों के बेसिस प्रेजेंट होंगे। दैट क्रिएटेड थ्रेट फॉर चाइना इवन मोर रियल, कि ये अपने ट्राई सर्विस कमांड से कभी भी मलक्कन स्ट्रेट से हमारी एक्सेसिबिलिटी को कट डाउन कर सकता है इंडिया। इसको नाम दिया गया आयरन कर्टन ऑफ इंडिया। सो दिस वाज द ओनली वीकनेस दैट चाइना वाज फेसिंग विच वॉज कॉल्ड मलक्कन डायलेमा। और इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर चाइना एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर के आया इन 2013, जिसको नाम दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेन टारगेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना के जो भी इंपॉर्टेंट सिटी हैं, चाहे वो बीजिंग हो या फिर गोंजाऊ हो, सब के सब जो हैं वो ईस्टर्न कोस्ट पे हैं। तो फिर चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से चाइना ने की जो स्ट्रैटेजी है कि तमाम सीरीज ऑफ रोडवेज, रेलवेज बना करके चाइना के ईस्टर्न सिटीज़ को यूरोपियन मार्केट से कनेक्ट किया जाए। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो उसके दो कंपोनेंट होंगे। रोड इनिशिएटिव्स ये सब हैं, रोडवेज, रेलवेज बना करके लैंड टू लैंड कनेक्टिविटी डेवलप की जाए। उसके अलावा सीरीज ऑफ पोर्ट्स बनाए जाए जिसकी मदद से चाइना की कनेक्टिविटी टू द यूरोपियन मार्केट, स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट के साथ डेवलप की जाए। तो ये लेकर के आया चाइना इन 2013, जिसको कहा गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इट इज़ अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग बिल्डिंग ऑफ रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस एंड पोर्ट्स इन ऑर्डर टू डेवलप कनेक्टिविटी ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ चाइना विथ द वेस्टर्न यूरोप थ्रू रोडवेज, रेलवेज एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी। चाइना कहता रहा है कि दिस प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट हैज़ ओनली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। हमारा पर्पस बस ये है कि दुनिया भर में कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो, इसका और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को आप देखें तो उनका बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डायमेंशन है, सिक्योरिटी इम्पैक्ट है, खासकर कंट्रीज़ लाइक इंडिया के लिए। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये देखिए ईस्टर्न चाइना को वेस्टर्न यूरोप से कनेक्ट करने के लिए तो ये रोडवेज, रेलवेज हैं ही, लेकिन बीच बीच में इस तरह के कुछ ट्रांजिट रूट्स और भी बनाए गए। जैसे ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इसके मेन रोड को से आप समझिए कि दूसरा बाईपास रोड निकलता हुआ जो चाइना के कासगर सिटी को कनेक्ट करेगा विद द ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कासगर टू ग्वादार। और दूसरा आप ये देखिए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के क्यूमिंग सिटी को कनेक्ट करेगा विद क्याकफाओ एंड यांगून पोर्ट ऑफ म्यांमार। तो इन दोनों प्रोजेक्ट से चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपनी जो चाइना की जो अपनी मलक्कन डायलेमा थी वो रिजॉल्व कर ली। अब चाइना को स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे डिपेंड नहीं होना होगा इंडियन ओशन में एक्सेसिबिलिटी के लिए या वेस्ट एशिया से ऑयल मंगाने के लिए। अगर मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का में हम लोग उसके एक्सेसिबिलिटी को कर्टेल कर भी देते हैं तो भी वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मदद से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट कर लेगा ऐसे, या फिर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की मदद से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को ऐसे मीट कर लेगा। तो इस तरीके से चाइना ने अपना मलक्कन डायलेमा तो रिजॉल्व कर लिया, अपनी जो भी थ्रेट्स थे उसको रिजॉल्व कर लिए, लेकिन साथ ही साथ इंडिया के लिए कई सारे थ्रेट्स क्रिएट कर दिए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मूव्स थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन। ऑफ कोर्स इट इज़ टेरिटरी ऑफ इंडिया बट करेंटली अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने यहाँ से चाइना को रोड बनाने दिया, रेलवे लाइन बनाने दिया। सो नेचुरली इट इज़ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंडिया सोवरेनिटी ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और अब चाइना इंडिया को
इंडिया को इनवाइट कर रहा है टू ज्वाइन दिस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं. सो इस अगर इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लेता है तो व्हाट विल बी इट्स इम्प्लीकेशंस विल बी दैट इंडिया एक्सेप्ट्स द लीगलिटी ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड दैट मीन्स इंडिया हैज़ गिवन अप इट्स क्लेम ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. तो नेचुरली दिस हैज़ बीन अ थ्रेट फॉर इंडिया भले हो सकता है. देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि इंडिया भी ये जो रोडवेज, रेलवेज या पोर्ट्स बने उनका इस्तेमाल करे आफ्टर पेइंग सम सर्टेन फीस टू चाइना ऑफ कोर्स. लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि हम लोग इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लीगलिटी को पहचाने कि हाँ ये भी लीगल है, और इसके लीगलिटी को पहचानने का मतलब है कि वी गिव अप ऑन आवर sovereignty over Pakistan occupied Kashmir, we give up on our claim over Pakistan occupied Kashmir. The CPEC moving through Pakistan occupied Kashmir region has been developed without consulting India. It is challenging India's sovereignty. उसके अलावा आप देखिए, many countries, even 70 countries have joined this Belt and Road Initiative, and this Belt and Road Initiative के कारण कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अराउंड बन चुके हैं. ठीक है, कई सारे पोर्ट्स बन चुके हैं, कई सारे रोडवेज बन चुके हैं. बट ऑफ कोर्स इंडिया हैज़ नॉट जॉइंट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट. इंडिया को भी बेनिफिट हो सकता है अगर इंडिया इसको ज्वाइन कर ले, तो इंडिया को डायरेक्ट रोडवेज, रेलवेज कनेक्टिविटी मिल जाएगी यूरोप से तक, ऑस्ट्रेलिया तक, जिससे इंडिया को इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है. बट दिस इकोनॉमिक बेनिफिट विल हैव मेनी स्ट्रैटेजिक implications. I discussed one strategic implication that it will lead to sovereignty challenge, especially in the Pakistan occupied region. Second, it may lead to debt trap. चाइना की एक आदत रही है कि दुनिया भर के कंट्रीज़ को वो फ्री में पैसे देता रहा है, जिसको उसकी चेकबुक डिप्लोमेसी भी कहते हैं. फ्री में एक लोन देता रहा है कि भाई आप हमसे पैसे ले लो और ये रोड बना लो, रेलवे बना लो, पोर्ट बना लो. और बाद में जब वो कंट्री वो रोड, रेलवे, पोर्ट के लिए जो पैसा ले रखा है उसके पैसे का इंटरेस्ट नहीं चुका पाता, तो फिर उनके एसेट्स को अक्वायर कर लेता है चाइना. इसी को कहते हैं डेट ट्रैप या चेकबुक डिप्लोमेसी. फॉर एग्जाम्पल, इट हैपेंड इन हम्बनतोता पोर्ट ऑफ श्रीलंका. चाइना ने हम्बनतोता पोर्ट डेवलप करने के लिए श्रीलंका को पैसे दिए, बट श्रीलंका कुड नॉट पे बैक a loan of about $1.4 billion, and so it had to give Hambantota port to China for 99 years as lease. तो उसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेट, इंडिया वाई इट इज़ नॉट ज्वाइनिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, वाई इट इज़ नॉट ज्वाइनिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बिकॉज द सीरीज ऑफ पोर्ट्स दैट हैव बीइंग बिल्ट अराउंड इंडिया, और द सीरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोडवेज, रेलवेज एंड पोर्ट्स दैट हैव बीन बिल्ट अराउंड इंडिया, इसको लेकर के इंडिया के मन में एक डायलेमा, एक अप्रीहेंशन डेवलप हो चुका है, एक थ्रेट डेवलप हो चुका है. देयर आर मेनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर सेइंग कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो चाइना के लिए दिखाने का है बस, कि इसका बस इकोनॉमिक पर्पस है, इसका बस पर्पस है कि ट्रेड बढ़े, लेकिन इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इज टू इन सर्कल इंडिया. इंडिया को घेर लिया है चाइना ने चारों तरफ से, ऊपर से रोडवेज, रेलवेज से, और नीचे से सीरीज ऑफ पोर्ट से. फॉर एग्जांपल, म्यांमार में क्याकफाओ पोर्ट, बांग्लादेश में चिटगोंग पोर्ट, यहाँ हम्बनतोता पोर्ट, श्रीलंका में माले पोर्ट इन मालदीव, ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान. सो दैट वे इफ देर इज एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, चाइनीज नेवल शिप्स could dock on so many ports and it could create threat for India. So there are so many threats. तो मुद्दा ये है कि चाइना ने अपना सिक्योरिटी डायलेमा रिजॉल्व करके, अपना मलक्कन डायलेमा रिजॉल्व करके इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट दे दिया है. जस्ट लाइक यू प्ले चेस, उसने अपना तो चेक बचाया और हमारे लिए एक चेक दे दिया इन द फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स विच इज सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया. इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट चाइनाज न्यू बॉर्डर लॉ एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो देखिए, चाइना से रिलेटेड आज 2 लगातार आर्टिकल हो गए, इसको भी ज़रा देखते हैं. देखिए, चाइना की जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो उनकी कानून बनाने वाली बॉडी है, उसने एक नया कानून पास किया है, न्यू बॉर्डर लॉ, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी आर्मी कोई सी भी एक्शन ले सकती है इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर टेरिटरी. दे नीड टू कॉम्बैट एनी एक्ट दैट अंडरमाइंस चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम. मतलब जो भी चाइना की लैंड है, चाइना की जो भी टेरिटरी, उसको बचाने के लिए उनकी आर्मी कोई भी स्टेप ले सकती है. द लॉ विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022. इसका आर्टिकल 22 ऑफ दिस लॉ सेज दैट पीपल्स लिबरेशन आर्मी
ऑफ चाइना, चाइना की आर्मी का नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, शैल कैरी आउट बॉर्डर ड्यूटीज इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग ड्रिल्स एंड रिजोल्यूटली प्रिवेंट स्टॉप एंड कॉम्बैट इन्वेजन इंक्रोचमेंट प्रोवोकेशन और अदर एक्ट्स। मतलब सरल शब्दों में भाई कोई कहीं से भी अगर दूर दूर से भी लगता है चाइनीज़ आर्मी को कि हमारी सिक्योरिटी, हमारे टेरिटरी को खतरा है, तो वो अपने हिसाब से सही एक्शन उठाएगी। अब इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही है। आपको सुन करके लगेगा कि ऐसा तो कोई, फिर हर कंट्री अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आर्मी का इस्तेमाल करती है। सो व्हाट्स रॉन्ग इन दिस अप्रोच ऑफ चाइना, दिस लॉ ऑफ चाइना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए, चाइना और इंडिया के या चाइना या भूटान के कई सारे बॉर्डर इश्यूज अभी तक अनरिजॉल्व्ड हैं, डिस्प्यूटेड हैं। अब ये जो नया कानून है वो चाइनीज़ आर्मी को, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, उसको एक फ्री हैंड दे देता है कि ठीक है तुम अपने मन मुताबिक काम करो। तो इसका फ़ायदा उठा करके चाइनीज़ आर्मी अपना अग्रेसन दिखा सकती है अगेंस्ट भूटान। इसका फ़ायदा उठा करके चाइनीज़ आर्मी अपना अग्रेसन दिखा सकती है अगेंस्ट इंडिया। वो बात अलग है कि इंडियन आर्मी इज़ ऑल्सो इक्वली रेडी और इक्वली कॉम्पिटेंट, तो हम उनको रोक सकते हैं, ऐसी बात, देर इज़ नो एनी सच प्रॉब्लम्स। बट द पॉइंट इज़ कि देखिए, जब डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, मुद्दा सरल है कि बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, ठीक है, तो चाइना कह रहा है कि ये एरिया हमारा है, इंडिया कह रहा है ये एरिया हमारा है, ठीक है, और उस केस में चाइनीज़ आर्मी को वहाँ का कानून बना करके कहता है कि जो एरिया हमारा है वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं, किसी भी तरीके का जवाब दे सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हो। तो नेचुरली जो डिस्प्यूटेड एरिया में फिर चाइनीज़ आर्मी अग्रेसन करा सकती है कि बोले कि ये एरिया हमारा है हमारे हिसाब से, इसलिए हम यहाँ पे इसके लिए फाइट कर रहे हैं। सो दैट माइट लीड टू problems in future, that might lead to more conflicts or aggressions between Indian and Chinese army. There could be repetition of Galwan Valley incidents in future, जहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद हुए थे because of such misdemeanor by China। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना या इंडिया, भूटान और चाइना के कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। इंडिया तो ठीक है फिर भी अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर लेगा, भूटान के लिए देयर विल बी बिगर प्रॉब्लम्स। अगर इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात की जाए तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स 3 पार्ट में देखे जाते हैं। वेस्टर्न सेक्टर, ये वाला सेक्टर वेस्टर्न सेक्टर, इसकी लेंथ है लगभग 1570 किलोमीटर। इस एरिया में पूरा का पूरा अक्साई चीन वाला जो पार्ट है, लद्दाख का अक्साई चीन वाला पार्ट है, वो चाइना ने इलीगल तरीके से एक्वायर कर रखा है और धीरे धीरे इस एरिया में वो और आगे इंट्रूजन करने की कोशिश करता है। यहीं पे फिर हॉट स्प्रिंग और गलवान वैली में कन्फ्लिक्ट हुए थे इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच में। सेंट्रल सेक्टर, ये है सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर इज़ हार्डली 545 किलोमीटर लॉन्ग और सेंट्रल सेक्टर में कोई खास कन्फ्लिक्ट है नहीं। उत्तराखंड और हिमाचल वाले एरिया में उस बॉर्डर में कोई खास कन्फ्लिक्ट है नहीं। लेकिन अगेन कन्फ्लिक्ट इज इन द ईस्टर्न सेक्टर। ये जो पूरा का पूरा ईस्टर्न सेक्टर है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत ऑफ चाइना, वो इसके बीच की जो बाउंड्री, इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं और मैकमोहन लाइन को लेकर के चाइना डिस्प्यूट करता है, मैकमोहन लाइन की लीगलिटी को नहीं पहचानता है। इसको ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ फ्यू डेज अगो ओनली, जब मैंने बताया कि कैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने अरुणाचल को विजिट किया तो चाइना ने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया था बिकॉज इट डज़ नॉट आइडेंटिफाई लीगलिटी ऑफ मैकमोहन लाइन। अगर चाइना भूटान बॉर्डर डिस्प्यूट की बात की जाए तो देखिए, अब यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। अब ये डिस्प्यूट्स आगे और बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू बॉर्डर लॉ बाय चाइना। और लेकिन इंडियन आर्मी तो फिर भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते, अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। लेकिन भूटान का ज़रा सोचिए, भूटान की आर्मी तो इतनी कैपेबल भी नहीं है। मोस्टली इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग से और सपोर्ट से ही दे आर एबल टू मेंटेन देयर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब भूटान का जरा सा देखिए, भूटान और चाइना के बीच में भी बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रहे हैं और इस कारण से भूटान और चाइना के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं। दे डू नॉट इस्टेब्लिश और दे डू नॉट कीप ए डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद देम सेल्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। लेकिन अगर बॉर्डर डिस्प्यूट्स को देखा जाए भूटान और चाइना के बीच में, तो अभी तक सारे के सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स ये नदर्न सेक्टर में यहाँ पे या वेस्टर्न सेक्टर में यहाँ पे थे। लेकिन हाल फिलहाल में चाइना ने क्या किया है, ईस्टर्न सेक्टर में भी एक बॉर्डर डिस्प्यूट रेज कर दिया है। हुआ क्या कि पिछले साल यहाँ पे एक सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान के अंदर। सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड का इस्तेमाल करके सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव लेना चाहा। तो जब सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के एरिया में एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव लिया जा रहा था यूएनडीपी द्वारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड का इस्तेमाल करके, और आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम भूटान गवर्नमेंट, तो चाइना ने इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। करे आप सिर्फ भूटान से पूछ करके इस एरिया में क्यों डेवलपमेंट प्रोग्राम ला रहे हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को उसने कहा ये एरिया तो डिस्प्यूटेड है, अभी हमारे और भूटान के बीच में बातचीत चल रही है कि एरिया किसका है, हमें अभी डिस्प्यूटेड है ये।
भूटान वॉज टेकन ऑन सरप्राइज कि भाई ये कब डिस्प्यूटेड हो गया। डिस्प्यूट नॉर्थ में था, थोड़ा सा डिस्प्यूट था यहाँ पे सेंट्रल में और वेस्ट में और नॉर्थ में, ये ईस्ट में कब से डिस्प्यूट हो गया। लेकिन चाइना ने पिछले साल इस साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के एरिया को भी लेकर के डिस्प्यूट कर दिया। सो पॉइंट इज़ कि डिस्प्यूट खाली इन 3 रीजन में था, यहाँ पे ये नॉर्थ के 2 और यहाँ पे। अब लेकिन साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के रीजन में यानी कि ईस्टर्न रीजन में भी लेकर के चाइना ने डिस्प्यूट कर दिया है लास्ट ईयर। ये चाइना की कही जाती है सलामी स्ट्रैटेजी। आप समझिए इस बात को, क्यों ये नया कानून जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। चाइना की ये स्ट्रैटेजी रही है कि हर कुछ दिनों बाद एक एरिया को डिस्प्यूटेड कर दो, कह रहे नहीं नहीं ये एरिया तो डिस्प्यूटेड है, अरे अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया तो डिस्प्यूटेड है, और धीरे धीरे डिस्प्यूटेड कर दो, उसके बाद धीरे धीरे उसको अक्वायर करते रहो। तो वैसे ही अब इन्होंने साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया को डिस्प्यूटेड कर दिया। अब चाइना की आर्मी कहेगी कि अरे ये तो हमारा एरिया है इसलिए हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं आगे। तो दिस इज़ नोन एज सलामी स्ट्रेटजी। सलामी जैसे आप सलाद काटते हैं ना, धीरे धीरे काटते काटते धीरे धीरे उसके एरिया ज़्यादा अक्वायर करते हैं, वैसे ही दिस इज़ सलामी स्ट्रेटजी। मॉडर्न वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चाइना अकेला ऐसा देश है विच इज़ फॉलोइंग एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी मतलब ज़्यादा लैंड एक्वायर करना चाह रहा है, और अपने एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच को फॉलो करने के लिए इट इज़ टेकिंग अप सलामी टैक्टिक्स। सलामी टैक्टिक्स इज़ नॉट व्हेन अ कंट्री अक्वायर्स ए लार्ज पोर्शन ऑफ एरिया इन वन गो। पूरा लार्ज पोर्शन ये एक बार में अक्वायर नहीं करते हैं, दे अवॉइड एनी मेजर कन्फ्लिक्ट, लेकिन दे कीप ऑन कटिंग इनटू टेरिटरीज ऑफ द नेबरहुड कंट्रीज। थोड़ा वो काटते रहते हैं। एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश में भी वो यही कर रहे हैं। आपने कुछ सुना होगा कुछ दिनों पहले कि एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने एक नया पूरा गांव बसा दिया है बॉर्डर रीजन में, और धीरे से फिर बोलेंगे कि एरिया हमारा है। यही अप्रोच इन्होंने अपनाया साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिस्प्यूटेड करके कि भाई ये तो डिस्प्यूटेड है, उसमें ये लोग इनकी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि ये पूरा एरिया को डिस्प्यूटेड कर दो। अभी तक कोई डिस्प्यूट नहीं था, फिर पूरा एरिया को डिस्प्यूटेड कर दो, फिर बातचीत करके कहो कि अच्छा ठीक है ये डिस्प्यूट खत्म करते हैं, ये आधा हमको दे दो आधा तुम्हारा हो गया। ऐसे ही इंडिया ने इन्होंने सजेशन दिया था। इन्होंने यहाँ पे भी डिस्प्यूट कर दिया, अरुणाचल प्रदेश में डिस्प्यूट कर दिया, और अक्साई चीन में डिस्प्यूट कर दिया। और फिर इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, मैकमोहन लाइन की लीगलिटी को हम पहचान लेते हैं, तुम अक्साई चीन हमें दे दो। तो इस तरीके से फिर वो ट्रेड ऑफ करते हैं, पैकेज सॉल्यूशन लेकर के आते हैं। दैट इज़ देयर सलामी स्ट्रेटजी। अभी भूटान के साथ भी यही करेंगे कि अच्छा ये तीनों डिस्प्यूटेड है, काम करो ये 2 हमको दे दो, हम तुम्हें साक्तेंग वाला छोड़ देते हैं तुम्हारा। तो दिस इज देयर सलामी स्ट्रेटजी, एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच, और जिसको फॉर्मल सपोर्ट मिल जाएगा, लीगल सपोर्ट मिल जाएगा विद दिस न्यू लॉ, चाइनीज आर्मी और भी अग्रेसिव हो सकती है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about polio disease. This topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. तो देखिए पोलियो एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरस से होता है, एंड पोलियो वायरस कैन कॉज ए डिजीज़ विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। और उस डिजीज़ का नाम होता है पोलियो माइलेटिस। और पोलियो का जो वायरस है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड हो सकता है। इट मेनली इन्फेक्ट्स आर स्पाइनल कोड विच कैन कॉज पैरालिसिस। ज़्यादातर जो बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 होते हैं, दे आर अंडर द रिस्क ऑफ गेटिंग और डेवलपिंग सीरियस पोलियो वायरस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। पोलियो वायरस की अगर बात की जाए तो इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट नॉन ह्यूमन वायरस। काफ़ी छोटा साइज होता है, 30 नैनोमीटर का। इफ़ यू कंपेयर इट विद कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 वायरस जो इसका टेक्निकल नाम है कोरोना वायरस का, तो वो इसके तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। पोलियो वायरस के तुलना में कोरोना वायरस इज़ अबाउट 3 टाइम्स। तो पोलियो वायरस 30 नैनोमीटर का है, जबकि कोरोना वायरस 100 नैनोमीटर का होता है। अगर पोलियो वायरस की बात की जाए तो इट इज़ हाईली कॉन्टेजियस, मतलब आराम से बहुत तेज़ी से एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैलता है। जो R0 वैल्यू होती है, R0 वैल्यू इज़ द नंबर थ्रू विच द रेट ऑफ इन्फेक्शन इज़ काउंटेड, कि एक इंसान और कितने इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। तो R0 वैल्यू जो होती है किसी भी वायरस की रेट ऑफ इन्फेक्शन को बताती है। तो पोलियो वायरस की R0 वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 5 to 7 है, मतलब एक इन्फेक्टेड इंसान 5 से 7 इंसान को और इन्फेक्ट कर सकता है विथ पोलियो वायरस। जबकि कोविड वायरस की R0 वैल्यू इज़ ओनली 1.4 to 3.9। बट फिर भी आप सोच रहे हो कि सर अगर इतना पोलियो वायरस इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, R0 वैल्यू इतनी ज़्यादा है, तो फिर ये फैलता क्यों नहीं है? थैंक्स टू द वैक्सीन दैट हैज़ बिन डेवलप्ड अगेंस्ट पोलियो वायरस। जो हमने वैक्सीन बना लिया, हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो पोलियो का ड्रॉप देते हैं, उस कारण से वायरस के फैलने के रफ्तार को रोका गया। अदरवाइज इसकी जो R0 वैल्यू है दैट इज़ मच हाइयर, यानी कि रेट ऑफ इन्फेक्शन इज़ मच हाइयर एज़ कम्पेयर टू कोरोना वायरस। इंडिया ने 27 मार्च 2014 को डिक्लेयर किया दैट इट बिकेम पोलियो फ्री,
ये हम आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। हम पोलियो के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि द डे बिफोर येस्टरडे 24 अक्टूबर इज़ मार्क्ड एज वर्ल्ड पोलियो डे। पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है क्योंकि दिस इज़ द बर्थ डे ऑफ जोनास सॉक, द साइंटिस्ट, द रिसर्चर हु डेवलप्ड फर्स्ट पोलियो वैक्सीन इन 1955। तो जोनास सॉक साहब ने डेवलप किया है पोलियो वायरस का वैक्सीन जो 1995 में डेवलप किया गया था, और उनका बर्थ डे है 24 अक्टूबर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economic segment. It is about DAP shortage, diammonium phosphate shortage, and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy agriculture point of view. तो देखिए, जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, जो भी हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें प्लांट्स को 16 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे हमें चाहिए होता है कैल्शियम, फास्फोरस, वैसे ही प्लांट्स को भी चाहिए होता है ये सब चीज़ें सर्वाइव करने के लिए। तो ये 16 तरह के न्यूट्रिएंट्स, तो बेसिक जो हाइड्रोकार्बन न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो चाहिए ही, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। उसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर, ये सब चाहिए होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। इन सब में भी ये जो तीन हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, दे आर नोन एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। तो इसी कारण से हर तरह के फर्टिलाइजर में कम से कम ये तीनों होते हैं इन जनरल। इंडिया के अंदर जो सबसे पॉपुलर फर्टिलाइजर्स हैं वो हैं कि यूरिया। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, बस 46% यूरिया का जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। फास्फोरस और पोटेशियम नहीं होता है यूरिया में। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पॉपुलर फर्टिलाइजर है डायमोनियम फॉस्फेट। उसके अंदर नाइट्रोजन होता है 18%, फास्फोरस होता है 46% और पोटेशियम लगभग नेग्लिजिबल होता है, लगभग नहीं होता। आप देखिए लिखा होगा 18460। आप कभी भी डायमोनियम फॉस्फेट का अगर बैग देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा 18460, यानी कि नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46%, बाकी सब ऐसे सॉल्वेंट्स रहते हैं वो, और लेकिन फास्फोरस इज़ पोटेशियम इज़ 0%, और इसमें नाइट्रोजन इज़ 46, पोटेशियम एंड फास्फोरस इज़ 0। ये दोनों सबसे पॉपुलर फर्टिलाइज़र हैं। देखिए यूरिया तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूरिया ही इस्तेमाल होता है। लगभग 350 लाख टन यूरिया हर साल इस्तेमाल होता है हमारे देश के अंदर फॉर फार्मिंग पर्पस। जबकि डायमोनियम फॉस्फेट सेकंड मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर है, 119 लाख टन का इस्तेमाल हुआ था इन ईयर 2020-21। अब दिक्कत क्या है ज़रा समझिए, यूरिया इतना पॉपुलर है और यूरिया में क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन। अब किसी भी सॉइल के लिए, खासकर इंडियन सॉइल के लिए, हमारा जो डिजायरेबल रेशियो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का वो है 4:2:1, कि 4 अमाउंट अगर नाइट्रोजन हो तो 2 अमाउंट फास्फोरस हो, 1 अमाउंट पोटेशियम हो। तो 4:2:1 इज़ द डिजायरेबल रेशियो। लेकिन इतना ज़्यादा हमारे फार्मर्स यूरिया इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए 350 लाख टन, इतना ज़्यादा फार्मर्स यूरिया इस्तेमाल करते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में तो यूरिया के रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। यूरिया मतलब आप पंजाब का एग्जाम्पल देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2020-21, जहाँ पे फार्मर्स बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर पंजाब में, वहाँ पे देखिए होना चाहिए 4:2:1, लेकिन है 31.4:8:1, यानी कि यूरिया, पोटेशियम है, सॉरी नाइट्रोजन है 31.4, फिर है पोटेशियम 8 यूनिट, और फास्फोरस है 8 यूनिट और पोटेशियम है 1 यूनिट। नाइट्रोजन 31.4, फास्फोरस NP, फास्फोरस 8 एंड K, पोटेशियम जस्ट 1। इतना ज़्यादा हमने सॉइल को में सिंथेटिक फर्टिलाइजर डाल के नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा रखा है हमने, और एक्सेसिव नाइट्रोजन कंटेंट के कारण होता क्या है, सॉल्ट सैलिनिटी हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी घट जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज द प्रॉब्लम दैट इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज फेसिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया लीडिंग टू एक्सेसिव नाइट्रोजन इन द सॉइल लीडिंग टू सॉइल सैलिनिटी, रिड्यूसिंग इट्स फर्टिलिटी। अभी करंट न्यूज़ देखते हैं। करंट न्यूज़ काफ़ी छोटा सा है। देखिए कुछ कारणों से डायमोनियम फॉस्फेट की जो सप्लाई है वो कम हो गई है, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, जहाँ पे डायमोनियम फॉस्फेट जो एक काफ़ी पॉपुलर फर्टिलाइजर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डायमोनियम फॉस्फेट की शॉर्टेज होने के कारण फार्मर्स वहाँ पे बिल्कुल अग्रेसिव हो गए हैं, पुलिस पे पत्थर बरसा रहे हैं। आसपास के जो लोकल डीलर्स हैं वहाँ से डायमोनियम फॉस्फेट
कि जो बोरियां हैं वो चुरा रहे हैं। तो दैट इज़ वाई डाई अमोनियम फॉस्फेट दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर वाज इन न्यूज़। डाई अमोनियम फॉस्फेट की अगर बात की जाए तो इसके कुछ नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज भी हैं, जैसे इट एक्ट्स एज फायर रिटार्डेंट, आग को रोकने में भी ये काम आता है। मान लो जंगल में आग लगी या खेतों में आग लग गई तो वहाँ पर डाई अमोनियम फॉस्फेट डाल दो, आग रुक जाती है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी काम आता है, जैसे मेटल को फिनिशिंग टच देने में काम आता है, या वाइन में भी इसको थोड़ा बहुत डाला जाता है ईस्ट फर्मेंटेशन के लिए, या मिल्क में भी इसको यूज किया जाता है थोड़ा बहुत चीज़ बनाने के लिए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट बैन ऑन फायर क्रैकर्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ असम ने फायर क्रैकर्स के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, उनके इस्तेमाल के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। उन्होंने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के डायरेक्शंस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि फायर क्रैकर्स पे अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ग्रीन फायर क्रैकर्स के इस्तेमाल होंगे, अदर नॉन ग्रीन फायर क्रैकर्स के इस्तेमाल नहीं होंगे। ग्रीन फायर क्रैकर्स आर दोज हु इमिट लेस पॉल्यूशन एंड हुज नॉइज लेवल इज़ लेस दैन 90 डेसिबल। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि ग्रीन फायर क्रैकर्स का बस इस्तेमाल होगा, नॉन ग्रीन का इस्तेमाल नहीं होगा, और वो भी इस्तेमाल काफ़ी लिमिटेड तरीके से होगा। जैसे दिवाली के दिन 2 घंटे 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, छठ पूजा के दिन 2 घंटे सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, और क्रिसमस और न्यू ईयर के दिन भी बस 35 मिनट्स 11:55 PM टू 12:30 AM। तो इस तरीके से लिमिटेड यूज होगा फायर क्रैकर्स का, एंड दैट टू फायर क्रैकर शुड बी ग्रीन फायर क्रैकर। बाकी तमाम किसी भी फेस्टिवल में या किसी भी और ओकेजन पे अगर आपको फायर क्रैकर का इस्तेमाल करना है तो आपको डिप्टी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट से प्रायर परमिशन लेना होगा। अब इतना स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन लाने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिसअपॉइंटमेंट और यू मे से नॉन एक्सेप्टेंस विद द ऑर्डर ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ असम। उन्होंने कहा कि देखिए थोड़ा बहुत पटाखे वगैरह जलाना ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, इस पे इतना स्ट्रिक्ट लिमिटेशन लगाना ये ठीक नहीं है, एंड दैट इज़ वाई ही सेड कि द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम विल रिव्यू द मैटर अफ्रेश। अभी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जिसने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है। तो देखिए एक कानून है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। इस कानून के हिसाब से ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिकम्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी, कानूनी बॉडी है, और इसका मेन काम है टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट से बनाया है, लेकिन बाद में कानून आया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, जिसकी मदद से इसको और कुछ पावर फंक्शंस दिए गए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, जिससे और इसको कुछ पावर फंक्शंस दिए गए। तो इस तरीके से वाटर वाले कानून से बना है 1974 से, लेकिन बाद में अलग अलग कानून में एयर वाले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से इसको और कानून और इसको अधिकार मिले हैं। सेक्शन 4 ऑफ दिस वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 सेज कि देयर विल बी स्टेट लेवल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑल्सो इन एवरी स्टेट। तो देयर विल बी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, देयर विल बी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसी सेक्शन 4 का इस्तेमाल करते हुए फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ असम बनाया गया, जिसने ये करंट रेगुलेशंस रिलीज किए हैं। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। पेरिस क्लाइमेट डील इट वाज फाइनलाइज्ड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कन्वर्टिंग डेजर्टिफिकेशन। यहाँ जाकर के गलत हो गया, इट वाज नॉट यूनाइटेड नेशन CCD, इट वाज UNFCCC। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन B2 ओनली बिकॉज इंडिया सिग्नेटरी टू पेरिस क्लाइमेट डील। स्वनिर्भर नारी स्कीम is related to handloom sector. Correct answer is option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.